और आज भी हम फॉर्चुनेट अपने आप को समझ रहे हैं कि आज भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, आप एक ऐसे शख्सियत हैं सर जिन्होंने अपने जीवन को प्लांट्स को समर्पित किया है, पर्यावरण को समर्पित किया है, प्रकृति को समर्पित किया है। तो आज हम सभी शांति से डॉक्टर मनोज सर को सुनेंगे और इनसे इनके अनुभव से सीखेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आज के चीफ स्पीकर डॉक्टर मनोज शर्मा सर का। आज विश्व वन्य जीव दिवस 2026 के पूर्व हजारीबाग आश्रयनी के प्रकृति व्याख्यान सभागार में समुपस्थित मान्यवर मोहित बंसल सर, भारतीय वन सेवा वसुधा फाउंडेशन की टीम, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के गुरुजन, प्रशिक्षु बंधु भगिनी और इस कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी भाई बंधु। हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति रही है। आदिकाल से हम प्रकृति के सहचर रहे हैं। स्वामी बनने का भाव हमारे हृदय में कभी नहीं आया है। इन वनों के ही आश्रय में हमारे पुरखों ने जीवन यापन किया, कंदमूल खाकर वंश वृद्धि किया और चिंतन मनन स्वाध्याय के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, जो हमारे सदग्रंथों में संकलित और भारत को जगत गुरु के रूप में संस्थापित किया। जिस कालखंड में आज के जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके पूर्वज नंगे बदन भटक रहे थे, उस कालखंड में हमारे यहां दर्शन की गंगा बह रही थी, उपनिषद और वेद लिखे जा रहे थे। आप हड़प्पा काल से ही दृष्टि डालें, दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में जाएंगे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई के से जो राजकीय सील मिला है, संरक्षित रखा गया है, वहां देखिए उस पर पीपल के पत्ते को उकेरा गया है। इससे हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पीपल वृक्ष को हड़प्पा काल से ही हम पूज रहे हैं। आज का जो आयोजन है विश्व वन्य जीव दिवस 2026, जिसका थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, जिसे हम लोक भाषा में जड़ी बूटी कहते हैं, वही किताब की भाषा में औषधीय और सुगंधित पौधे। हम सौभाग्यशाली हैं। मुझे राजस्थान में पिपलांत्री में केरल से आए हुए एक व्यक्ति, जो सौभाग्य से शिक्षक ही थे, लेकिन वो वैद्य का काम करते थे, और जो वृक्ष जल गए, आग से जल गए, उन वृक्षों को वो जीवित करने में महारत हासिल किया। मैंने पूछा कि ये विद्या आपने कहां से सीखा? तो उन्होंने कहा कि मुझे जिसने सिखाया, उनसे मैं कहा कि मुझे सिखाइए।
तो उन्होंने कहा कि सुश्रुत संहिता पढ़िए, सुश्रुत संहिता पढ़िए, और उसी में जो विधि दिया गया है, दीमक के टीले की मिट्टी, शहद और कितने तरह के प्रकृति से मिलने वाले चीजों का लेप तैयार करके और जले हुए पौधे को पुनर्जीवित करने में महारत। तो आयुर्वेद का ज्ञान और दादी नानी के नुस्खे से हम और आप सभी रूबरू हैं। ये सब कहां से मिलते रहे? प्रकृति से। प्रकृति जीवन है, जननी है। प्रकृति हमें हमारी रक्षण पोषण उसी स्नेह से करती है जैसे हमारी माताएं करती। प्रकृति के प्रति कितना श्रद्धा भाव हमारी संस्कृति में रहा है। आइए हम अथर्ववेद के भूमि सूक्त का उस श्लोक का वाचन करना चाहूंगा जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का ध्येय वाक्य बना। माता भूमि, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्याम, पर्जन्य पिता शहनोपि भर्तु। धरती हमारी माता है, प्रचंड मेघ हमारे पिता हैं, दोनों मिलकर हमारा कल्याण करें। तो माता के प्रति संततियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह बोध कराने की आवश्यकता नहीं। जिस कालखंड में धरती गहन वनों से आच्छादित थी, हमारे ऋषि मुनियों ने एक हरी पत्ती तोड़ने की मनाही की। 19वीं सदी में रूसी वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया है कि हरी पत्ती के 1 मिली वर्ग सेंटीमीटर में जो 1400 महीन रंध्र होते हैं, एस्टोमाटा, एस्टोमाटा विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। उससे प्राण वायु निस्सर्जित होते हैं। एक पत्ती तोड़ दिया तो हजारों खिड़कियां बंद हो गई, जिससे प्राण वायु उत्सर्जित होते हैं। प्राण वायु हमें कहां से मिलते हैं? पेड़ पौधों से। बदले में हम उनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का जहर। बदले में वो अमृत देते हैं। दूसरी बात, जो हम सांस में लेते हैं हमें वो देते हैं, और हम जो छोड़ते हैं, इस सगेपन का और कोई रिश्ता हो सकता है? नहीं। तभी हमारे पुरखों ने इन्हें देव स्वरूप मानकर पूजा है ना। हम कण कण में ब्रह्म का वास करने वाले लोग रहे हैं, परंतु आज उन्हीं के वंशज भोगवादी प्रवृत्ति हम पर हावी हो गया। जिन आदर्शों ने हमें जगत गुरु के आसन पर आसीन किया, कहीं ना कहीं हम उन आदर्शों से मुंह मोड़ लिया। तभी आज हम विकसित नहीं, विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में। चलिए मैं विषय वस्तु पर आना चाहता हूं। आज भी दुनिया के जितने भी विकासशील देश के 80% जो आबादी है अपने प्राथमिक उपचार पारंपरिक तरीके से करती है। पारंपरिक तरीके से। और उन पारंपरिक तरीकों में औषधीय और सुगंधित पौधों की कितनी भूमिका है, किसी से छुपी हुई नहीं। इस वर्ष जो थीम रखा गया है, औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका संरक्षण। तो औषधीय और सुगंधित पौधों
पौधों के प्रति जन जागरूकता का अलग जगाने के ही उद्देश्य से रखा गया है। 20% आबादी इन्हीं जड़ी बूटियों से अपना प्राथमिक उपचार करती है। कि हमें मिलते हैं कहां से? प्रकृति से, है ना? प्रकृति से। तो प्रकृति जीवन है, जननी है, जीवन का आधार है ना? तो आप, हम, हमारा रसोई घर औषधि का खजाना है। हल्दी, अदरक, धनिया, लौंग, इलायची, सौंफ, है ना? सभी पौधों, सभी वनस्पतियों में औषधीय गुण है ना? औषधीय गुण है। भले हम और आप उससे रूबरू है या नहीं, तो सामान्य तौर तरीके से आज भी हम और आप बहुत सारे औषधीय वृक्षों से, पौधों से, लताओं से परिचित है ना? काल मेघ का नाम आपने सुना है? चिरैता है ना? महा औषधि। हमारे बिरहोर माता बहनें सूखी गट्ठर बना करके 5-5, 10 रुपए में लेकर के घूमती रहती है ना? जो संजीवनी है, कहना अतिरेक नहीं होगा। गिलोय, हल्दी, काली हल्दी, अदरक, सौंफ, है ना? क्या? और औषधीय और सुगंधित पौधे। हम सबों को सुगंध प्रेमी हैं, अपने घर आसपास को सुगंधित रखना चाहते हैं ना? उसके लिए आजकल तो छिड़काव किया जाता है। कुछ लोग कपूर जलाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, धूप, गुंगुल नहीं, लोबान जलाया जाता है और अपने आसपास के क्षेत्र को सुगंधित करने के लिए सुगंधित पौधे, गुलाब, गेंदा, जूही, चमेली, पारिजात, है ना? स्वर्ग का वृक्ष पारिजात। तो इन औषधीय वृक्षों का और सुगंधित पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, आप सबों को यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि कुछ जो औषधीय पौधे हैं, दुनिया में हम सबसे बड़े उसके उत्पादक हैं और निर्यातक हैं। बताएं, 1-2 प्रजाति का नाम बताएं। चलिए, तुलसी मान लिया, हल्दी सबसे बड़े निर्यातक हैं। सबसे बड़े तो नहीं पता, लेकिन है। पुदीना का नाम आपने सुना है? जड़ी कीड़ा, तो पुदीना का जड़ी कीड़ा जॉन्डिस की दवा है, जिसे पूरा पहाड़ सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और 90 के दशक तक इसका उत्पादन बड़ा ही सीमित मात्रा में होता था, लेकिन आज हम पूरे दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक हैं। उसका तेल निकाल करके जिसे मिंट कहते हैं, काली मिर्च है, ईसबगोल जो पेट के लिए संजीवनी है, राजस्थान में इसका
उत्पादन 80%, दुनिया का जितना उत्पादन है हमारे यहाँ उत्पादित हो रहा है। अश्वगंधा, लौंग का दूसरा उत्पादन, चंदन तेल, है ना। तो एलोवेरा का नाम आपने सुना है, घृत कुमारी, घृत कुमार, सर दर्द में लेप कर लीजिए, पेट दर्द में उसका गुद्दा का जूस शरबत में मिला करके हम लोग पीते थे। अब तो सौंदर्य प्रसाधन के लिए ही लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कलिकाल है, होटल में जाइए तो हाथ धोने के लिए गर्म पानी में कटा हुआ नींबू नहीं, और पीने के लिए उसका एसेंस मिलता है नहीं। तो सनाय, तुलसी, आंवला, हरे बहेरा, हरे बहेरा का इस जंगल में ये सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं। मुनगा, सहजन, है ना। एक पौधा का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, सिंकोना। सोचिए अगर सिंकोना, मलेरिया सिंकोना को हम लोग नहीं सहेज कर रख पाते तो क्या मलेरिया की महामारी से हम निकल सकते थे? नहीं ना। तो ये सारे औषधीय पौधे हमें प्राकृतिक रूप से तो उपलब्ध हैं ही। इसके खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और इसके निमित्त कुछ श्रेष्ठ संस्थान की स्थापना की गई है, जिसमें अग्रिम पंक्ति की संस्थान है केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ, जिसके ब्रांच हैदराबाद में है, बंगलुरु में है। और इस संस्थान के द्वारा 50 से अधिक औषधीय पौधों का 150 से अधिक प्रजातियां, गुणवत्तापूर्ण प्रजातियां, जिसका उत्पादन से किसान भाई आजीविका के रूप में उसे अपनाकर अपनी झोली भर सकते हैं। साथ ही इस संस्थान के द्वारा तकनीकी ज्ञान है, अपने वैज्ञानिकों, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसान भाइयों को दिया जाता है, बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, पौधे उपलब्ध कराया जा रहा है, और साथ ही उद्यमियों से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि जो उनके उत्पादित जो माल है वो उसके लिए उन्हें बाजार तलाशने में दिक्कत नहीं हो। तो आज के इस आयोजन का जो उद्देश्य है, आज जो प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय है, उसकी सूची में के अनुसार दुनिया भर में प्रयोग में लाई जाने वाली 20% से अधिक ज्यादा औषधीय प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है। विलुप्ति के कगार पर है। कितनी प्रतिशत? 20% से अधिक प्रजातियां। तो जिन औषधियों और सुगंधित पौधों, जड़ी बूटी से 80% विकासशील देशों की आबादी अपना प्रथम उपचार करती है, उसकी 20% जो प्रजातियां हैं, 20 से ज्यादा प्रतिशत वो विलुप्ति के कगार पर है। तो इन्हीं चुनौतियों को सामना करने के लिए को ध्यान में रखकर विश्व वन्य जीव दिवस 2026 की जो थीम है रखी गई है, औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। तो आज हम सबों के बीच में मान्यवर मोहित बंसल सर की सब उपस्थित है।
ये एक सामान्य अवसर नहीं है, यह एक सामान्य अवसर नहीं है। साथ ही बसदा फाउंडेशन की टीम है जो महज 3 वर्षों में इन्होंने अपनी सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। हमारी शुभकामना है कि इस टीम की ये ऊर्जा बनी रहे। तो इस अवसर पर मैं इतना ही सार संकलन में कहना चाहूंगा, वृक्ष की रक्षा हम करेंगे, वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे। और खास करके युवाओं से, आप भारत के भविष्य हैं। अगर महतर भारत गढ़ने की मादा कोई रखता है तो शिक्षक ही रखता है। भावी शिक्षक हैं। आपके हाथों में आने वाले समय में राष्ट्र का निर्माण ही मिलेगा, जहां अबोध बच्चे आएंगे और उन्हें एक सुबोध नागरिक के रूप में तराश कर गढ़ करके राष्ट्र को समर्पित करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। तो ऐसे प्रशिक्षुओं के बीच मैं 2 मिनट में एक छोटी सी कहानी सुनाना कर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। एक राजा थे, वो जानना चाहते थे कि हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवा दी। अमुक तारीख को सारे विद्वान जो अपने को विद्वान मानते हैं राजभवन में सादर आमंत्रित हैं। जो सबसे बुद्धिमान होंगे राजा उन्हें भारी इनाम से सम्मानित करेंगे। सारे विद्वान ऐसे ही सभा में समुपस्थित हुए। राजा ने टेबल पर 3 खोपड़ी रखवा दी और विद्वत जनों से अनुरोध किया कि बताएं सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाली की खोपड़ी कौन सी खोपड़ी है। किसी ने वो एक सज्जन आए और पहली खोपड़ी को उठाया और उसके कान में धागा डाला। धागा इस पार से इस पार फेंक दिया। निकृष्ट बुद्धि वाले की खोपड़ी है। अच्छी बातों को सुना इस कान से और इस कान से। दूसरी खोपड़ी के कान में धागा डाला गले तक। सामान्य बुद्धि वालों की खोपड़ी है। बातें सुना बहुत अच्छी। तीसरी खोपड़ी के कान में धागा डाला, धागा गले से नीचे। अच्छी बात को सुना और उसे आत्मसात किया। आत्मसात किया। हम पुण्य भूमि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हमारा यह परम सौभाग्य है। विश्व बंधुत्व की बात 20वीं सदी में हो रही है, लेकिन आदिकाल में हमने वसुधैव कुटुंबकम, संसार के सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसका सिर्फ उद्घोष नहीं किया, इसे आत्मसात किया, इसे आत्मसात किया। तो आज प्रकृति कराह रही है हमारे कृत्यों से। प्रकृति कराह रही है हमारी कृत्यों से। हमारे प्राचीन भारत में बड़ा यशस्वी सम्राट हुए राजा शिवी अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्धि पाई थी। सब कुछ दान दे दिया। एक शिकारी पक्षी आया और कहा कि राजन, मैं भूखा हूं, मेरा क्षुधा तृप्त करो। राजा ने कहा कि मैंने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, तो राजन मेरी क्षुधा तृप्त करो। राजा शिवी ने अनुमति दे दी, मेरा शरीर का मांस भक्षण कर लो। शिवी का मांस भक्षण कर लिया। उस शिकारी पक्षी ने बच गया।
अस्थि पंजर वही हालत आज दिव्य मां प्रकृति की है, कराह रही है। आए हम आप मिलकर उस सीवी के अस्थि पंजर को पुनः मांस मज्जा से सुशोभित करें। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देना। जय मां। एक अच्छे स्पीकर के रूप में किस तरह से प्रॉब्लम्स को